आइए प्लीज, प्लीज सर। Vipin, please tell me something about your own self. And when you are talking not only about your what is given in the DEF, also a little more than that about your family, teachers, your environment. थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर जैसे कि सर मैं मेरे डैफ में विदित है सर। मेरा नाम विपिन कुमार द्विवेदी है सर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले से बिलॉन्ग करता हूँ। सर मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सर गांव के एक स्कूल से कंप्लीट की। मैंने फिर बीटेक किया सर 2016 में। सर मेरे पिताजी किसान हैं और सर मैं 3 भाई हूँ। मेरे 2 बड़े भाई सर रेलवे में गवर्नमेंट जॉब करते हैं और वही सर मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं सर शिक्षा के लिए। सर मेरी कुछ स्ट्रेंथ हैं सर, जैसे कि सर मुझे लगता है कि मेरे अंदर इंटीग्रिटी है और सर मैं क्लास में रिप्रेजेंट भी किया हूँ 4 साल अपने क्लास का। तो मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव के स्तर पर नेतृत्वकर्ता के रूप में भी सर मैं अपने आप को देखता हूँ सर। आपने इंजीनियरिंग में आपका सडनली गुड जंप हुआ है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट में वेरी स्टडी मार्क्स एंड सडनली 4%, एंड इंजीनियरिंग में 78% नंबर लेना आसान नहीं होता। तो हाउ डिड यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस इंजीनियरिंग में कि आपके ज़्यादा अच्छे मार्क्स जो आए हैं उसके क्या कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स क्या थे? सर एक तो सर जो बीटेक में सर प्रेजेंटेशन और सर जो राइटिंग स्तर था सर, उसकी वजह से मार्क्स फेच करने में आसानी रही। और सर दूसरी बात इंटरेस्ट था सर, तो पढ़ाई भी सर अच्छी की, तो सर इसलिए सर मार्क्स अच्छे आए सर। जी, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना इंटरेस्ट था और इसमें आपने आगे पढ़ने का कोई प्रयास नहीं, क्योंकि 16 के बाद आपने अपना ये कोई इसके बाद 4 साल का कोई गैप दिख रहा है कोई, जिसमें आपने कोई क्या किया, प्रिपरेशन ही करते रहे? यस सर। सर मैं जब 2016 में था सर, उसी दौरान सर मुझे स्कॉलरशिप संबंधी कुछ काम के लिए सर हमारे यहाँ जो विकास भवन था कानपुर, वहाँ जाना हुआ। तो सर वहाँ मैं सिविल सेवक से पहली बार मिला, तो सर वहीं से मैं सर इधर सर मोटिवेट हो गया सिविल सेवा के लिए। तब से फिर मैंने सर अपना ध्येय बना लिया कि मुझे सिविल सेवा में ही आना है और फैमिली का भी सपोर्ट मिला, तो सर अभी मैं इसलिए तैयारी कर रहा हूँ। मैंने सर इंजीनियरिंग को आगे परस्यू करने का सर विचार छोड़ दिया था। विचार छोड़ दिया आपने बोला कि आप उनसे इंस्पायर हुए। आपने दो वर्ड साथ यूज़ किए, मोटिवेट हुए और एक इंस्पायर उन्होंने किया। क्या इनमें फ़र्क आप बता सकते हो कि किसने इंस्पायर किया और मोटिवेट किया? इसका क्या कोई कोरिलेशन, कोई डिफरेंस? दो वर्ड आपने साइमल्टेनियसली यूज़ किए ना, कि आपने सिविल सर्वेंट को देखा, उनसे आप इंस्पायर हुए और फिर अपने आप को अपने मोटिवेट किया। तो ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस थोड़ा सा बताएंगे क्या है? सर इंस्पायर इन सेंस ये कह सकते हैं कि सर जब उनसे मिलने का मौका मिला सर, तो उनके कार्य को देख के सर मुझे लगा कि सिविल सेवक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो विभिन्न वर्गों की समस्याओं को दूर करता है। तो सर वो इंस्पिरेशनल रहा सर वो मेरे लिए कि मैं भी सिविल सेवक बनूँ। और सर मोटिवेशन के स्तर पर जब मैं खुद को इस तैयारी में लाया, तो सर क्योंकि इस तैयारी में भी कई ऐसे मौके आते हैं जहाँ अवसाद आता है और खुद में लगता है कि डिमोटिवेट हो रहा है, तो उस दौरान सर खुद को मोटिवेट करने के लिए कैसे किया आपने ये? अपने खुद को मोटिवेट करना कैसे किया? सर एक तो सर जैसे कि मेरी हॉबी है सर, तो सिंगिंग, तो सर उसके माध्यम से भी करता हूँ। अपने दोस्तों से बात करता हूँ, फैमिली से बात करता हूँ। सर दूसरा सर इस जो ये सर्विस है सर, इसका जो नेचर है सर, वो दिखाता है कि सर तैयारी के दौरान चुनौतियाँ आ रही हैं, तो आगे भी चुनौतियाँ आएँगी। तो सर अगर मैं अभी से इन चुनौतियों से हार मान लूँगा, तो इस सेवा में रहते हुए कैसे चुनौतियों का सामना करूँगा सर? 2 प्रश्न। एक तो आपने बताया आपकी फैमिली का सपोर्ट। फैमिली में आपको किससे सबसे ज़्यादा आप क्लोज़ हो और किससे आपको सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिला? और दूसरा कि जो सिविल सर्वेंट का आपने बोला कि वो उन्होंने इंस्पायर किया कि एक बहुत अच्छी सेवा है। एक अच्छे सिविल सर्वेंट के लिए आप 4 क्वालिटी बताओ जो होनी चाहिए, जो आपने सोचा कि मुझ में आगे चल के आनी चाहिए। सर जहाँ तक सर फैमिली का आता है, तो सर फैमिली में सबके नज़दीक हूँ सर, लेकिन मेरे 2 भाई हैं सर, तो उनका कुछ ज़्यादा ही सर लगाव है सर, तो वो मोटिवेट करते हैं और साथ ही सपोर्ट भी करते हैं। और सर जहाँ तक सिविल सेवा में एक गुण की बात है सर, तो 4 प्रमुख गुण सर मैं मानता हूँ: सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, नेतृत्व और भावनात्मक समझ सर। ये 4 ऐसे गुण होने चाहिए एक सिविल सेवक को। तो भावनात्मक आपने जो बोला, कैसे आप डेवलप करोगे? भावनात्मक के लिए कुछ प्रिपरेशन की है आपने? सर इसके सर एक तो सर ये हो सकता है कि इसके लिए जो व्यक्ति है उसमें वो खुद के माध्यम से भी कर सकता है और कुछ हद तक बाहरी
स्तर पे भी किया जाता है। खुद व्यक्ति खुद में ऐसे अपने विचार डेवलप करे कि वो जिस समाज में जा रहा है, जिस सोसाइटी के लिए काम करने जा रहा है, उसमें बहुत से ऐसे वर्ग आएँगे जहाँ करुणा होनी चाहिए मन में, क्योंकि आपको उनके लिए काम करना पड़ता है। तो सर इसके लिए एक तो सर कह सकते हैं कि जो हमारा सिलेबस है सर, वही हमें बहुत कुछ भावनात्मक बनाने की कोशिश करता है। और दूसरे स्तर पर बाह्य स्तर पर भी सर कई ऐसे योगा हो गया सर, ये भी हमें कुछ हद तक कह सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस बनाता है सर। इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी इसने बढ़ाई है योगा ने? सर मैं सर व्यक्तिगत रूप में नहीं करता हूँ सर, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सर इससे, क्योंकि सर आप अपने अनुभव बताइए। मैं तो आपके अनुभव जानना चाहता हूँ कि भावनात्मक आपने 4 गुण बताए, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा, नेतृत्व और भावनात्मक। तो भावनात्मक को आप अपने अंदर कैसे आत्मसात कर रहे हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ। सर एक तो सर फैमिली से शुरू में जो गुण मिलता है सर, वो भी हमारे अंदर एक भावना आता है कि हम कैसे फैमिली के साथ जब जुड़ते हैं तो वहाँ भी हमारी भावनात्मक समझ जुड़ती है। फिर सर जब हम अपने स्कूल पे आते हैं या फिर अपने कॉलेज स्तर पे आते हैं, तैयारी के दौरान आते हैं, तो हम विभिन्न वर्गों से सर मिलते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा कह सकते हैं कि दूसरे के प्रति जो विचार डेवलप होता है सर, वो भी हमारे अंदर की भावनात्मक समझ को बढ़ाता है सर। एक चीज़ बताइए, अभी आपने लखनऊ में आपके एक डिफेंस एक्सपो हुआ था, उसमें एक जो उसका ऑब्जेक्टिव उन्होंने दिया था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, तो एज ए सिविल सर्वेंट ये डिजिटाइजेशन या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको आप कैसे लिवरेज कर पाओगे टू इन्हेंस योर इफेक्टिवनेस? अपनी इफेक्टिवनेस को आप कैसे बढ़ा सकोगे एज ए सिविल सर्वेंट? सर इसके प्रयोग के द्वारा सर, हाँ, इन चीज़ों को आप कैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एक आजकल एक कैच वर्ड है कि सब लोग कह रहे हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि आप खुद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, तो इसमें क्या होगा कि आपको किस तरीके से आप, जैसे आईओटी का आप कैसे यूज़ करोगे, आईओटी का यूज़ कैसे करोगे, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से आप कैसे लिवरेज कर पाओगे अपनी इफेक्टिवनेस को, कैसे और बढ़ा सकते हो? सर जहाँ तक यूज़ की बात है सर, तो आईओटी एक फिजिकल और इंटरनेट माध्यम को आपस में जोड़ता है, तो सर इसी के अंदर आईओटी बृहद स्तर पे सर एआई, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिसिस, ये सब आईओटी के अंदर ही आता है। तो सर आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं इसके यूज़ से एक ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम कर सकते हैं और अपने सिक्योरिटी को हम इन्हेंस कर सकते हैं सर एआई के माध्यम से। और सर जैसे कि हमारा जो सिक्योरिटी का अगर बात करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे बॉर्डर एरियाज़ हैं जहाँ पे सर कह सकते हैं कि जो हमारे सैनिक हैं सर, उनको जैसे सियाचिन का एग्जाम्पल। वहाँ की नहीं आप बात करो, आप सिर्फ बताओ कि आपकी इफेक्टिवनेस कैसे इन्हेंस होगी अगर आप जैसे ब्यूरोक्रेट बनते हो, कल को बनोगे, तो आप किस तरीके से इसको इस्तेमाल अपने उसमें कर पाओगे, वो मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, वो जनरली तो आर्मी क्या करती है, पुलिस क्या करती है, वो एक अलग बात है। इसमें आप अपने एरिया में कैसे करोगे? इसका सर कई स्तर पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सर अगर हम बात करते हैं कि जैसे योजनाओं के सर इम्प्लीमेंटेशन में, जैसे सर एक डीबीटी इसका एक एग्जांपल दिखता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट यूज करके हम कैसे डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं। सर एआई के माध्यम से सर, जैसे कि एग्रीकल्चर का फील्ड हो गया सर, तो उसमें हम सॉइल की कंसंट्रेशन को जान सकते हैं, या फिर फसल बीमा योजना है सर, उसमें हम देख सकते हैं कि कितने क्रॉप ख़राब हुई है, कितनी सही है, या सर जैसे कह सकते हैं कि पीएम किसान योजना है सर, उसमें भी हम इसका यूज़ करके देख सकते हैं कि क्रॉप का कैसा वेरिएशन रहा है सर। तो एक तो सर कृषि के स्तर पर हो गया। दूसरा सर अगर हम देखें तो योजना बहुत सारे, जैसे सर डाटा एनालिसिस है, उसके माध्यम से हम किसी प्रीवियस योजना पे सर डाटा को एक प्रकार से हम उसका अध्ययन करके देख सकते हैं कि किस वर्ग को कौन सी समस्या है, किस योजना का कितना इफेक्टिवनेस रहा है सर, तो आगे हम उसमें और परिवर्तन कर सकते हैं सर। Your question, sir. Vipin, यस सर। you're an electronics engineer. यस सर। Tell me what is big data? सर बिग डेटा सर मुख्यतः 3 वर्ड में डिफाइन होता है सर, वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड सॉरी सर मैं एक टर्म बोल रहा हूँ सर, एक ऐसा डेटा होता है जो कि सर काफ़ी बृहद होता है और जिसको एनालिसिस करके सर हम कई स्तर पर उससे सर आगे की बारे में जान के सर उस स्तर पे सर अपनी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन या उसका यूज़ कर सकते हैं सर। एक सबसे क्रूशियल चीज़ आप भूल रहे हैं कि स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। सॉरी सर इस बारे में सर नहीं। तो अभी आपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात की, तो उससे रिलेटेड डेटा को हम बिग डेटा बोल सकते हैं। सॉरी सर आई डोंट। ब्रेग्जिट से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया को?
सर इसके लिए अभी सर कह सकते हैं कि दोनों तरीके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और सर नेगेटिव इम्पैक्ट भी इसका है। अगर सर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात सर करते हैं तो कह सकते हैं कि ब्रिटेन का मार्केट इंडिया के लिए पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा, क्योंकि अभी ईयू के स्तर पे रहता था। दूसरा सर अभी भी हमारा चूँकि ऐसी कई कई कंपनियां हैं जिनको सर ईयू में ज़्यादा टैरिफ देना पड़ता है, बस सर हम जब ब्रिटेन के साथ आएंगे तो हो सकता है उनमें टैरिफ कम देना पड़े और एक ईयू में मार्केट अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का मौका मिल सकता है। बट सर अगर हम निगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं तो सर क्योंकि ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट हो सकता है, और सर अगर ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट जाता है तो सर आगे आने वाले समय में सर इंडिया के लिए भी सर प्रॉब्लम कर सकता है मार्केट एक्सेस के लिए सर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? सर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मुख्यतः सर एक ऊंचाई होती है लगभग 35,000 किलोमीटर के आसपास, और ये भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर सर इनको स्थापित किया जाता है। इनका आवर्तकाल लगभग उतना ही होता है जितना सर पृथ्वी का आवर्तकाल होता है। किस पर्पस के लिए यूज होता है? ये सर मुख्यतः कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज होते हैं। गुड। और इंडिया के कौन से कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं इन ऑर्बिट? सर जैसे कि सर इनसाइड सैटेलाइट सर हमारा कम्युनिकेशन के पर्पज़ से यूज होता है। और अभी आपने सुना होगा कि हम GSLV यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्रायोजेनिक इंजन यूज़ कर रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज क्रायोजेनिक इंजन? सर ये एक प्रकार का इंजन है सर जो मुख्यतः अभी तक जो हमारे इंजन यूज़ होते थे उसमें सर हम सॉलिड फ्यूल के रूप में यूज़ करते थे, बट सर इसमें सॉलिड की जगह हम लिक्विड फ्यूल यूज़ होता है सर। और ये 3 स्टेज सर मैं सॉरी पूरी तरीके से नहीं तो अलग अलग टाइप के इंजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सर 2 स्तर पे सर, एक तो सर हम बूस्ट अच्छा दे पाते हैं अगर लिक्विड इंजन होता है। दूसरा सर लोड की भी कमी हो जाती है, क्योंकि अगर हम सॉलिड को एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं तो लोड ज़्यादा होता है, जबकि सर लिक्विड फ्यूल यूज़ करते हैं तो लोड अपेक्षाकृत कम होता है। ओके, क्रिप्टो करेंसी क्या है? सर क्रिप्टो करेंसी सर एक प्रकार सर वर्चुअल करेंसी है सर, जिसमें कि सर किसी बाहरी हस्तक्षेप के माध्यम से डिजिटली कह सकते हैं एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, उसके माध्यम से ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। कोई एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी के? सर बिटकॉइन है सर इसका एग्जाम्पल। तो आई वांट यू टू गिव मी ए कंपैरिजन ऑफ बिटकॉइन वर्सेस से लीगल टेंडर, से 2000 रुपीस नोट एंड ए बिटकॉइन। सो गिव मी ए कंपैरिजन। सर अगर लीगल जो 2000 की नोट है सर उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, बट सर क्रिप्टो करेंसी को कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। और दूसरा सर 2000 के नोट जो है सर उसका सर एक कह सकते हैं कि एक आरबीआई के द्वारा इशू किया गया है, जिसको एक सेंट्रल अथॉरिटी मॉनिटर करती है। बस सर क्रिप्टो करेंसी की कोई लीगल अथॉरिटी सर मॉनिटर नहीं करती है। ओके। Vipin, यस मैम। there's a saying, give a man a fish, यस मैम। you will feed him for a day. Teach him to fish, you will feed him for lifetime. यस मैम। What do you understand? मैम मैं कैन आई स्पीक इन हिंदी? Yes. मैम ये मुख्यतः ये है कि हम किसी को अनुदान देने की बजाय उसको हम इतना समर्थ बनाएं कि वो अपने लिए स्वयं रोजगार उत्पन्न कर सके मैम। तो ये टीचिंग हिम टू फिश, उसको मछली पकड़ने की उस कला को क्या कहते हैं आप? मैम इसके लिए कह सकते हैं अगर कि इसको एजुकेशन से रिलेट करें तो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो विचारधारा है उसके साथ कैसे आप लिंक करेंगे? मैम कह सकते हैं कि एक ऐसी एजुकेशन हो जो शिक्षित बनाने के साथ साथ स्किल बनाए, जिससे कि वो आगे ऐसी एजुकेशन, बट कैसी एजुकेशन? उस एजुकेशन को क्या कहते हैं? रोजगार परक एजुकेशन हो मैम, जिसके माध्यम से आगे चल के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इंडिया स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन जाए, तो ये स्किल कैपिटल का मतलब क्या है? मैम हमारे यहाँ क्योंकि हम अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे में हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम स्किल प्रोवाइड करा दें, जिसकी वजह से वो आगे आने वाले समय में जो रोजगार के संसाधन उपलब्ध हों उस तक उसकी आप एक्सेसिबिलिटी। स्पेसिफिक हुए, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को क्या कहते हैं? वोकेशनल ट्रेनिंग सुना आपने? यस मैम। तो अगर हम आपको, आप रिक्रूट हो जाते हैं और एजुकेशन में जाते हैं, आप मिनिस्ट्री में जाते हैं, तो आप कैसे स्किल एजुकेशन को कामयाब बनाएंगे? हर एक को तो स्किल्स मिल ही नहीं रहे हैं। मैम इसके लिए अभी जैसे कि कई सारी योजनाएं चल रही हैं, तो उनका एक प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है स्किल्स के लिए।
और दूसरा मैम हम इसको अगर देखें तो इंटरमीडिएट स्तर पे ही अगर हम शुरू कर दें, जैसे कि अभी है कि अब ग्रेजुएशन, हम जब ग्रेजुएशन में आ जाते हैं तो उसके बाद से हमारा ये तय होता है कि हमें स्किल के लिए जाना है, हमको बीटेक के लिए जाना है, किसके लिए जाना है। बट अगर हम इसको हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के स्तर से कर दें कि एक वहीं पे हम कोर्स चलाएं कि हमें व्यापारिक शिक्षा की ओर जाना है या आगे फिर किसी डिग्री की ओर जाना है, तो एक तो इधर से इम्प्लीमेंट हम अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा मैम, जो हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग होती है उनको हम उसमें जो निकलते हैं जो हमारे स्टूडेंट, उनको हम इंसेंटिव्स दें, उनको अप्रेंटिस के कोर्सेज़ कराए जाएँ या उनको फिर रोज़गार के भी एक अवसर मिले कि आप अगर वहाँ से स्किल सीखते हैं तो आपको रोज़गार की एक गारंटी होनी चाहिए। तो इससे उनका रुझान बढ़ेगा उस ओर, तो ज़ाहिर-सी बात है वो आकर्षित हो सकते हैं। आपने सर के प्रश्नों का जब उत्तर दिया, आपने कहा कि एक लीडर के पास भावना भी होनी चाहिए, है ना, भावनात्मक बातें की, इमोशनल कोशेंट, राइट। तो एक स्कूल में कुछ बच्चे रिवर राफ्टिंग के लिए गए और वो बोट पलटी तो बच्चे पानी में हैं, ठीक है। 11 बच्चे पानी में हैं और सिर्फ 10 उनके पास फ्लोटिंग ट्यूब है बचाने के लिए। अब किसको बचाया जाए, क्योंकि उस ग्रुप में आपके बॉस की भी बेटी है, उस स्कूल के प्रिंसिपल की भी बेटी है, आपकी खुद की बेटी है और आपकी पियून की भी बेटी है। तो आप वहाँ हो नहीं, आपको बस मैसेज मिलता है कि सर ये दुर्घटना हो गई है, किसको बचाएं और किसको छोड़ें। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। मैम पहले तो मेरी कोशिश यही कि उनसे कहेंगे सबको बचाएं। अगर फिर एक दूसरा माना कि हो सकता है कि उनमें एज ग्रुप का जो है, अगर उसमें कोई छोटी बच्ची है तो उसको पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे से एज ग्रुप बढ़ती जाए उसी आधार पर प्राथमिकता का भी स्तर रखना चाहिए। बाकी आगे चल के जो भी वहाँ पे जो लोग हैं वो जैसे डिसीजन लेते हैं, मेरा हस्तक्षेप इसमें। डिसीजन वो नहीं लेंगे, आपसे पूछा गया है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर जब आपकी बेटी भी इन्वॉल्व है तो आपके जो इमोशंस उठेंगे, मैम ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। ऐसी जगहों पे व्यक्तिगत इमोशन को तो मुझे दूर रखना होगा, क्योंकि वहाँ पे जैसे मेरी बेटी है वैसे दूसरी भी वो मेरी बेटी ही जैसी है, तो मेरे लिए तो सब बराबर हैं। लेकिन मैम मैं यही कहूँगा कि सबको बचाया जाए और उसमें किसी तरीके से ये ना देखा जाए कि मेरी कोई बेटी पक्षपात ना हो, है ना। आजकल स्त्री शक्ति, नारी शक्ति के बारे में हम सुनते हैं, विमेन एम्पावरमेंट। व्हाट डू यू वांट टू डू अबाउट, इफ यू गेट द विमेन मिनिस्ट्री एंड यू वांट टू प्रमोट समथिंग, व्हिच इज दैट एरिया व्हिच टचेस यू द मोस्ट? मैम अगर देखें तो एक एजुकेशन और स्किल के स्तर पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इन दोनों में सुधार हो जाता है तो हर तरीके से वीमेन एम्पावर्ड हो सकता है। और अगर तीसरे स्तर पर अभी भी हमारा जो समाज है वो कहीं न कहीं उस तरह का उसमें उस तरह की संवेदनशीलता टुवर्ड्स वीमेन नहीं आई है जैसे कि होनी चाहिए। मेरा प्रश्न था आप क्या करेंगे। जैसे स्मॉल एग्जाम्पल, आपने कहा सिंगिंग एंड लिसनिंग टू बॉलीवुड सॉन्ग्स इज़ योर हॉबी। आजकल बहुत अश्लील शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, यस मैम। तो व्हाट डू यू हैव टू से? वो अश्लीलता जो इतनी उभर के आ रही है, किसी को तो आवाज़ उठानी है। तो अगर आपको विमेन मिनिस्ट्री मिलती है या एजुकेशन सेक्टर मिलता है, हाउ विल यू ट्राई टू एटलीस्ट इरेडिकेट सच थिंग्स? ये दीमक की तरह फैल रहा है। मैम इसके लिए कह सकते हैं कि दोनों स्तर पर प्रयास होना चाहिए। एक तो सरकारी स्तर पर भी कह सकते हैं और एक सोसाइटी के स्तर पर भी प्रयास होना चाहिए। जैसे हमारी सिविल सोसाइटी है, सोशल मीडिया है, इनके स्तर पर इस बात को आगे लाना चाहिए कि अगर ऐसे अश्लील शब्द यूज हो रहे हैं तो किसी भी तरीके से सही नहीं होता एक सभ्य समाज के लिए। और दूसरा मैम इस पर गवर्नमेंट भी एक्शन ले सकती है कि अगर जैसे तो आप तो गवर्नमेंट के सर्वेंट हो ना, सिविल सर्वेंट, गवर्नमेंट से कनेक्टेड हो, तो व्हाट विल बी योर स्टेप्स? मैम मेरा भी इस संबंध में सिफारिश हो सकती है कि अगर इस तरीके के सॉन्ग्स आते हैं तो उनको रोका जाए, किसी भी तरीके से समाज में उनको फैलने ना दिया जाए। और जैसे हमारा सेंसरशिप चलता है वैसा ही कुछ इसमें भी हम ला सकते हैं कि उनको एक ग्रेड दे सकते हैं कि इस गाने को हम ऐसे वर्ग तक नहीं पहुंचने दिया जाए, या फिर ऐसा कुछ कर सकते हैं। ओके, ये जो मी टू कैंपेन चल रहा है, सुना आपने? मी टू कैंपेन क्या है ये? मैम ये मुख्यतः हॉलीवुड से आया हुआ है। इसमें वो महिलाएं अपने आप को सामने ला रही हैं जिनका किसी भी तरीके से इंडस्ट्रीज़ में रहते हुए शोषण किया गया है। वो अब ज़रूरी नहीं कि किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड से जुड़ी हों, वो हर वर्ग से महिलाएं आगे निकल के आ रही हैं जिनका शोषण किया गया है।
और मृत्यु उपरांत किसी के ऊपर अगर कुछ केस कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं तो उसको डिफेंड करने वाला तो कोई है नहीं. So should that particular clause be removed? Because the person is dead and gone. Nobody is there to defend. लेकिन मैम मुझे लगता है कि फिर भी अगर एक उस महिला को ऐसा लगता है कि ऐसी बात कह देने से उनके अंदर की एक जो भावना जो उन्होंने इस चीज़ को छुपा रखा था जिसकी वजह से उनको मानसिक अशांति थी कहीं ना कहीं वो दूर हो सकती है. क्या तो ये मी टू कैंपेन मिसयूज हो रहा है? Are women misusing it? Are all the men in the world guilty जिनका भी नाम उसमें उभरा है? नहीं मैम, कुछ ऐसे मामले भी आए हैं जहाँ पे मिसयूज हुआ है. पूरी तरीके से तो कह सकते हैं कि मैन गिल्टी नहीं है, लेकिन फिर भी मैम ऐसे आंदोलन कहीं न कहीं सही होते हैं और इनका ये देखा जाए कि इनका मिसयूज ना हो, क्योंकि ऐसे आंदोलन कहीं न कहीं वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देते हैं. सुखदेव, अभी अपने टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में कितना परसेंटेज रिन्यूएबल एनर्जी से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं? सर एग्जैक्ट सर सॉरी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी सर. आज के पेपर में है इंसिडेंटली. सॉरी सर, मैंने अभी पेपर पढ़ा नहीं था. अच्छा, अभी हम लोगों ने बहुत सारी कार्बन डेटिंग और कार्बन एमिशन की बात की, ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, फिर भी हम कार्बन या कोयले के उपयोग को बंद नहीं कर पाएंगे. जैसा आप जानते हैं कि कितनी हमारी नीड है, अबाउट 60% अभी भी उससे आ रहा है. तो हमें क्या क्या ऐसी टेक्नोलॉजी, 3-4 ऐसी टेक्नोलॉजी को बताइए कि हम कोल से ही भी प्रोडक्शन अगर करते रहें फिर भी जो एमिशन, जो कार्बन एमिशन है वो कम हो. इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? सर इसके लिए एक कोयले से स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने का एक प्रयास किया जा रहा है इंडिया में. सर इसके लिए जैसे कि एक कोल गैसिफिकेशन टेक्निक सर मुझे याद आ रही है सर, वो एक स्वच्छ ऊर्जा की ओर पहल हो सकता है. दूसरा सर, आजकल हमारे यहाँ एक क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट यूज़ हो रहे हैं. सर ये कहीं ना कहीं एक ऐसे पावर प्लांट होते हैं जिनमें यूज़ तो कोयला ही होता है, लेकिन सर अपेक्षाकृत इनकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है, तो हम कम कोयले की बर्निंग के बाद भी एक ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं. एक कार्बन कैप्चर स्टोरेज CCS टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इसके बारे में जानते हैं आप? यस सर. क्या है? सर इसमें सर जो कार्बन उत्सर्जन होता है सर, उसको हम कैप्चर करके और किसी ऐसी जगह पे हम उसको स्टोर कर देते हैं जहाँ की प्रॉब्लम ना हो. जैसे कि अगर कोई ऐसी खदान जहाँ पे पूरी तरीके से खनन हो चुका है लेकिन खाली पड़ी है, या फिर हम कुछ हद तक समुद्र में भी इस कार्बन को स्टोर कर देते हैं, तो इससे सर जो इन्वायरमेंट में हमारा जो कार्बन रिड्यूस होता है वो कम हो जाता है सर. अच्छा, आपने बॉलीवुड सॉन्ग लिखा और हिंदी साहित्य लिखा. बॉलीवुड का कोई एक गाना बताएंगे जो उर्दू शब्द का इस्तेमाल ना हो, कम हो? कोई भी गाना आपको लगता है जो हिंदी में हो? नया पुराना दोनों में, दोनों आप देख सकते हो. नए में शायद ना होगा, पुराने में तो बहुतों में होगा. मैं गेस करूं सर, रफ़ी जी का ही गाना है सर एक. सर मुझे लगता है उसमें उर्दू के शब्द कम यूज हुए हैं कि सर हुई सामून का ख्याल आ गया है. ख्याल, शाम, सब उर्दू ही उर्दू है. उर्दू ही. उर्दू ही उर्दू है वो तो. सर ने एक सवाल पूछा था क्रिप्टो करेंसी पे, और आपने बताया कि 2000 के नोट और क्रिप्टो करेंसी के बीच डिफरेंस क्या है. हम लोग 1971 से एक कंसेप्ट यूज कर रहे हैं जिसको हम लोग फिएट करेंसी कहते हैं. फिएट करेंसी का कंसेप्ट क्या है? सर फिएट करेंसी कह सकते हैं कि सर इसकी भी सर एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, और सर इस पे सर अगर हम किसी को अपने सामने वाले को अगर हम इसको देते हैं सर, तो वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता सर इस करेंसी को लेने के लिए सर. दूसरा एक और यहाँ पर जब आता है असेट बेस्ड या असेट बैक्ड करेंसी, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सर जैसे अगर कोई करेंसी मार्केट में चल रही है, तो सर हो सकता है कि वो एक सांकेतिक करेंसी हो, लेकिन उसके पीछे सर उतनी वैल्यू की कुछ ना कुछ वस्तु ज़रूर होगी जो कि किसी सेंट्रल, जैसे कि हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक के पास ज़रूर होगी. तो अगर हम कल के दिन उस करेंसी को RBI के पास या ऐसी किसी भी सेंट्रल बैंक के पास ले जाते हैं, तो सर उतनी वैल्यू की हमें वो वस्तु ज़रूर मिल जाएगी जो उसको बैकअप कर रही होगी. तो हमारा रुपया असेट बेस्ड करेंसी है या फिएट करेंसी है? सर रुपए को भी सर हम सर पूरी तरीके से नहीं, लेकिन एक निर्धारित सर रखा गया है कि इतने सोने होने पे हम इतने करेंसी छाप सकते हैं. इंडियन बजट सिस्टम में 2017-18 का बहुत इम्पोर्टेंस है, फिर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का बहुत इम्पोर्टेंस है सर. वो तीन ऐसी बात है जो कि 2017-18 के बजट से शुरू हुआ था, जिस
जिसने पूरे बजट पैटर्न को चेंज कर दिया, वो 3 क्या चीज़ें थी? सर एक तो सर बजट को जो पेश करने की डेट थी सर, उसको उसमें परिवर्तन हुआ। दूसरा सर, पहले हमारे यहाँ रेलवे बजट अलग आता था, उसको सर एक कर दिया गया। सर तीसरा सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। तीसरा जो प्लान ऑन नॉन प्लान एक्सपेंसेस में उसकी जगह पे कैपिटल और डिफेंस कर सकते। रेलवे बजट हमारे यहाँ अलग से कब से पेश होना शुरू हुआ? सॉरी सर। 1924 में हुआ था, उसके बाद 2017-18 में। आपने इस बार बजट में एक शब्द बार बार आया है, 16 पॉइंट प्लान किसानों के लिए, किसानों की Yes. बेहतरी के लिए। उसमें कोई दो ऐसा पॉइंट जो आपको लगता हो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के समय में, जिसको हमें अमल में पूरा ध्यान दे करके करना चाहिए, वो ऐसे कौन से 2 पॉइंट हैं? सर एक तो सर उनके उत्पादों को मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो सर एक कृषि उड़ान और किसान रेल की बात की, और दूसरा सर पीपी मॉडल के आधार पे जो वेयर हाउसेस बनाने की बात की गई। आपने उड़ान की बात की, आपने ट्रेन की बात की। यस सर। इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सर एक तो सर कनेक्टिविटी की ही चुनौती है सर। दूसरा सर देखें तो हमारे जो किसान है सर, वो मुख्यतः गांव से संबंधित हैं, तो अभी भी सर गांव तक तो किसान गांव में ही रहते हो। यस सर। तो सर अभी पूरी तरीके से गांव तक तो रेलवे लाइनों का विकास हुआ नहीं, तो सर रेलवे स्टेशन तक ही उनके उत्पाद तक पहुंचाने की एक चुनौती जो है सर, तो रेलवे स्टेशन से लेके और ग्रामीण क्षेत्र तक जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें सुधार होने की बहुत आवश्यकता है। तो सर तब ये सर योजना कह सकते हैं कि प्रभावी हो सकती है। इसमें कहीं छोटे और सीमांत किसान जैसा शब्द भी आएगा जो चुनौती की बात हो तो? यस वो छोटे और सीमांत किसान हैं कौन? सर सीमांत किसान उनको कहा जाता है जिनके पास सर 1 हेक्टेयर से कम लैंड होती है, और इस्तेमाल होते हैं सर 1 से 2 हेक्टेयर के बीच वाले। तो सर ऐसे में सर चूँकि ये जो योजना है इसमें उनके उत्पादों को ट्रेन के माध्यम से लाने की बात की गई, तो छोटे किसान के उत्पाद कह सकते हैं कि कम होंगे क्योंकि खेत कम है उनके पास। तो ऐसे में उनके उत्पाद लाने का जो खर्च है वो ज़्यादा हो सकता है उनके उत्पाद के एक्चुअल दाम। तो ये एक चुनौती बन सकती है सर। कितनी आबादी, अगर किसानों की आबादी करें तो उसमें छोटे और सीमांत किसानों की हिस्सेदारी कितनी बनती है? सर नियर अबाउट सर 80% के आसपास। आप से मैं ये जानना चाहता हूँ, कुछ महीनों पहले हमारे प्रधानमंत्री जी रूस गए थे। व्लादिवोस्टॉक में कोई कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने विज़िट भी किया था। उस विज़िट का भारतवर्ष के लिए क्या महत्व है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? सर एक तो सर रसिया के स्तर पर हम देखें तो रसिया का इंडिया के लिए महत्व है सर डिफेंस पार्टनर के रूप में। सर दूसरा सर ये हमारी जो एक्ट ईस्ट नीति है सर, तो पूर्व की ओर देखो तो सर उसी का ही एक विस्तारित रूप भी कह सकते हैं, क्योंकि मुख्यतः ये पूर्व की ओर की गई नीति थी। तो सर ऐसे में हमारी एक्ट ईस्ट नीति को सर ये प्रोत्साहन देने के लिए सर एक लाभकारी हो सकती है। तो रूस से सिर्फ आपने बोला कि जो डिफेंस रिलेटेड इश्यूज़ की जिसकी वजह से गए थे, या और भी कुछ इकोनॉमिक इश्यूज़ भी थी, कुछ एनर्जी की इश्यूज़ भी थी, या कुछ जियो स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ भी थी, वो उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर बिल्कुल रसिया का सर डिफेंस के साथ साथ बिल्कुल अन्य स्तर पर भी महत्वपूर्ण हमारा पार्टनर हो सकता है। जैसे कि सर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी हम वहाँ से ऑयल की बात करते हैं, या फिर आगे चल के हम वैश्विक संस्थाओं में अपने सुधार की बात करते हैं तो वहाँ पे हम रसिया का सहयोग देखते हैं। और सर हमारे नहीं, स्टिक टू रशिया और इंडिया रिलेशंस की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। ये जो व्लादिवोस्टॉक वाली जो विजिट थी प्राइम मिनिस्टर की, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उससे उसका क्या महत्व क्या है और उसका इम्प्लीकेशन क्या होंगे? दो चीज़ें हैं, महत्व और इससे क्या हो सकता है। सर मैं इस सर यात्रा को सर ढंग से याद नहीं कर। अच्छा, तो आपका इंडो नेपाल रिलेशंस के बारे में कोई विचार हैं? सॉरी सर, इंडो नेपाल रिलेशंस के बारे में कोई विचार हैं? इंडो नेपाल में आज के संदर्भ में जो रिलेशनशिप है, यस सर, क्योंकि अभी जो है शी जिनपिंग गए थे, चाइना भी गए थे, चाइना से वो नेपाल भी गए थे, उसके पहले केपी ओली इंडिया भी आए थे, लेकिन कुछ एक संबंधों में कुछ क्या आप समझते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, या कोई इसमें आवश्यकता है कि कोई, आपका इसके बारे में क्या विचार है? सर बिल्कुल सर कुछ स्तर पर सुधार करने की आवश्यकता दिखती है।
सर जैसे कि हमारे जो कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट हैं वो डिले रहते हैं अपेक्षा करके चाइना के, तो सर इसमें सुधार करने की एक आवश्यकता दिखती है। दूसरा सर हम कह सकते हैं कि जो मधेसी इशू रहा उससे कहीं न कहीं पब्लिक ट्रस्ट कम होने जैसी बात दिखती है, तो सर उसके लिए भी इंडिया आगे और अच्छा प्रयास कर सकते हैं। और अभी जैसे कि हमारे यहाँ पाइपलाइन का एक पाइपलाइन बनाई गई इंडिया और नेपाल के मध्य। कहाँ से कहाँ तक है? सर ये मोतिहारी से सर अमलगंज अमलेखगंज तक है सर। सर ऐसे इनिशिएटिव्स को और बढ़ावा दिया जा सकता है, तो सर इससे विश्वास भी बढ़ेगा सर। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि चाइना पावर लाइन का भी इशू है, सॉरी सर, पावर लाइन का भी इशू है, कनेक्टिविटी है, ग्रिड कनेक्टिविटी की भी कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया है उनको, पावर सप्लाई के लिए कुछ ग्रिड कनेक्टिविटी का भी है। सॉरी सर इस बारे में जानकारी नहीं ओके ओके है सर।